तो ये लेख मेरे पास आया है और मैं इसको चाहती हूँ कि ये हर किसान तक, इस देश की हर जनता तक, और केवल ही इस देश का ही क्यों बल्कि विश्व के सारे लोगों के बीच में ये बात जानी चाहिए। सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अमृता मिलन, वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम हम हार नहीं मानेंगे। अभी आप लोग कुछ समय से देख रहे हैं भारत देश में किस तरह से किसान सड़कों पर उतर आए हैं और वो किस तरह से अपना आंदोलन, अपनी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। इतनी बड़ी लड़ाई किसानों की, अन्नदाताओं की, और उस लड़ाई में अनेकों जो देश है वो किसानों के साथ हैं। ज्यादातर भारतीय जनता किसानों के साथ है, लेकिन ये सरकार उनकी मांगों को न तो मानने का नाम ले रही है और न ही झुकने का नाम ले रही है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर अन्नदाता ही ना रहे, किसान ही ना रहे, तो हमारा और आपका अस्तित्व क्या होगा। महावीर प्रसाद खिलेरी जी, जो कि एक्स आरएसएस के मेंबर हैं, जो बीजेपी के आईटी सेल के मेंबर थे, एक्स मेंबर, उनका एक लेख है और मुझे लगता है कि ये लेख आप सबको जरूर पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। तो ये लेख मेरे पास आया है और मैं इसको चाहती हूँ कि ये हर किसान तक, इस देश की हर जनता तक, और केवल ही इस देश का ही क्यों बल्कि विश्व के सारे लोगों के बीच में ये बात जानी चाहिए। तो मैं पढ़ के आप लोगों के बीच में ये लेख रख रही हूं। आखिर क्यों? अगर तीनों कृषि कानून वापस हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संपूर्ण देश को बेचने का मिशन अधूरा रह जाएगा। या तो अडानी व मोदी दोनों को देश छोड़कर भागना पड़ेगा या सल्फर की गोली खाकर आत्महत्या करके मरना पड़ेगा। खिलेरी बाबा लिखते हैं, कृषि कानूनों पर सरकार रोल बैक क्यों नहीं करना चाहती, इसकी जड़ तक जाना जरूरी है। भारत में दो कंपनियां हैं, रिलायंस व अडानी ग्रुप। वैसे तो ये ग्रुप कोयला, तेल, गैस, सोलर प्लांट, बंदरगाह निर्माण, एयरपोर्ट निर्माण आदि बहुत सारे क्षेत्रों में कार्यरत है। लेकिन रोला कृषि कानूनों को लेकर कृषि व उनके उत्पादों के व्यापार पर है, इसलिए सिर्फ यहीं का विश्लेषण किया जाना चाहिए। फाइनेंशियल एक्सप्रेस 2008 की रिपोर्ट के हिसाब से 2005 में अडानी एग्री लॉजिस्टिक लिमिटेड व एफसीआई के बीच वेयर हाउस निर्माण को लेकर एक करार हुआ, जिसके तहत 2007 में पंजाब के मोगा व हरियाणा के कैथल में मॉडर्न साइलो स्टोरेज का निर्माण पूर्ण हो गया। अडानी ग्रुप ने 5.75 लाख मैट्रिक टन स्टोरेज के वेयर हाउस पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में बनाए। वह 3 लाख मैट्रिक टन की स्टोरेज क्षमता के साइलो मध्य प्रदेश में बनाए। मीडिया विजिल की रिपोर्ट के अनुसार AALL ने 2017 में PPP
मॉडल के तहत 100 लाख टन स्टोरेज क्षमता के साइलो बनाने की योजना तैयार की, लेकिन जमीन अधिग्रहण आदि की दिक्कतों के कारण 31 मई 2019 तक मात्र 6.75 लाख टन की क्षमता के साइलो ही बना सके। धीमी गति का एक दूसरा कारण यह भी रहा है कि स्टोरेज क्षमता विकसित की गई, वो भी पूर्ण रूप से नहीं भरी जा सकी। हरियाणा के कैथल में 2.25 लाख टन क्षमता के साइलो बना, मगर स्टोरेज के लिए 1.60 लाख टन ही गेहूं उपलब्ध हो सका। अब तक अडानी ग्रुप विभिन्न राज्यों में 13 से ज्यादा वेयर हाउस साइलो बना चुका है। 21 फरवरी 2018 में दैनिक जागरण में छपी खबर के मुताबिक अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने यूपी इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश में 6 लाख टन क्षमता के साइलो निर्माण में निवेश की घोषणा की थी। 1 मार्च 2018 को राजस्थान पत्रिका में छपी खबर के मुताबिक अडानी ग्रुप एग्री लॉजिस्टिक पार्क बनाने हेतु यूपी सरकार के साथ किए MOU के तहत यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की 1400 एकड़ जमीन पर 25,000 करोड़ रुपए से फूड पार्क व वेयर हाउस साइलो बनाने जा रहा है। अडानी ग्रुप ने जो FCI के साथ जो शुरुआती करार किए, उसके अनुसार FCI द्वारा खरीदे धान को इन साइलो में रखेगा व उसका किराया AALL को देगा और यह गारंटी अगले 30 सालों के लिए दी गई थी। MSP पर खरीद सरकार लगातार घटाती जा रही है। MSP पर खरीद सरकार लगातार घटाती जा रही है। ऐसे में वेयर हाउस का औचित्य ही खत्म होता जा रहा था। अडानी ग्रुप के इस व्यापार को दिशा देने के लिए मंडियों से बाहर खरीद को कानूनी मान्यता दी, और वो भी टैक्स फ्री। दूसरा संशोधन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में किया गया ताकि कितना ही स्टोरेज करें वो कानूनी पाबंदी से परे हो जाए। अब आते हैं दूसरी कंपनी रिलायंस ग्रुप पर। 2006 में रिलायंस ग्रुप ने रिलायंस फ्रेश व स्मार्ट स्टोर खोलने शुरू किए व अब तक 621 स्टोर विभिन्न शहरों में खोले जा चुके हैं। इन स्टोर द्वारा 200 मैट्रिक टन फल व 300 मैट्रिक टन सब्जी रोज बेची जाती है। 2011 में रिलायंस मार्केट नाम से स्टोर खोलने शुरू किए और अब तक विभिन्न शहरों में 52 स्टोर खोले जा चुके हैं, जहां सब्जी, फल, किराना से लेकर घरेलू जरूरतों का हर सामान उपलब्ध है। इसी तरह रिटेल मार्केट पर एक छत्र राज कायम करने के लिए जियो मार्ट, रिलायंस ट्रेंड आदि कंपनियों के 682 से ज्यादा स्टोर खोले गए। इसके बाद किशोर बियानी की कर्ज में फंसी फ्यूचर ग्रुप की रिटेल चेन अर्थात बिग बाजार के 420 से ज्यादा शहरों में चल रहे 1800 से ज्यादा स्टोर का अधिग्रहण रिलायंस ग्रुप ने कर लिया। अब देश में रिटेल मार्केट का किंग रिलायंस ग्रुप है। फूड चेन का सबसे बड़ा नेटवर्क रिलायंस ग्रुप के पास है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, छोटे बिचौलिए मतलब ग्रामीण व्यापार को खत्म करके मुनाफे पर एकमात्र कब्जा रिलायंस ग्रुप का कर देगा। अभी तक फल सब्जियां मंडियों से ठेले पर आकर बिकती रही है, मगर मंडियां खत्म होते ही ठेले, रेहड़ी, दुकानों वाले खत्म हो जाएंगे। फिर रिलायंस फ्रेश की मनमानी शुरू होगी।
कुल मिलाकर देखा जाए तो इन कानूनों में न किसानों के बारे में सोचा गया है और न करोड़ों छोटे छोटे दुकानदारों, व्यापारियों व रेहड़ी ठेले वालों के बारे में सोचा गया है। न शहरी मध्यम वर्ग के हित को देखा गया और न सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन पाने वाले गरीबों का हित देखा गया है। जब एफसीआई खरीदेगा ही नहीं तो फिर गरीबों को राशन अंबानी अडानी तो खरीद कर बांटेंगे नहीं। सरकार अडानी अंबानी से खरीद कर बांटने जा रही है तो एफसीआई के माध्यम से सीधे किसानों से खरीदने में क्या दिक्कत है? तय है गरीबों के खाते में डायरेक्ट कैश डालने की बात का बड़ा झांसा होगा। मान लो गेहूं की बेस प्राइस के हिसाब से 10 रुपये किलो गेहूं प्राप्त करने वाले गरीब के खाते में 20 × 10 मतलब 20 × 10, 20 × 10 बराबर 200 रुपये डाल देगी। 200 रुपये लेकर गरीब रिलायंस मार्ट में जाकर गेहूं खरीदेगा जो लगभग अभी 46 रुपये किलो बिक रहा है। इसके हिसाब से 4.3 किलो गेहूं खरीद पाएगा। मतलब साफ है कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन प्राप्त करने वाले गरीबों के जीवन पर गंभीर खतरा पैदा होगा। बाद में जरूरी नहीं है कि अडानी अंबानी 46 रुपया प्रति किलो गेहूं ही बेचे, वो 460 रुपया प्रति किलो भी बेच सकते हैं क्योंकि वो आपकी रोटी के मालिक बनने जा रहे हैं। सरकार मित्रों की व्यापारिक प्रणाली को दिशा देने के लिए नीतियां बना रही है। उसी हिसाब से ये 3 कानून लाए गए हैं। अब ये कानून वापस ले तो मित्रों का भारी भरकम निवेश डूब जाएगा। वह सरकार का कमीशन जो लिया था कंपनियों के मालिक वापस ब्याज सहित मांगेंगे। ऐसा करना सरकार के लिए मुमकिन नहीं है। मित्रों को बिजली पर कब्जा देने के लिए भी अध्यादेश पास किया जा चुका है। वह किसान लड़ने लायक भी नहीं रह सके, उसके लिए पराली जलाने पर भारी जुर्माने का अध्यादेश भी जारी कर दिया है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर पिछले 3 सालों से किसानों को यूं ही गालियां नहीं दी जा रही है। पराली का योगदान मात्र 8% है, जबकि 92% प्रदूषण को कम करने की चर्चा कहीं नहीं होती। अगर किसान इस दिल्ली आंदोलन से खाली हाथ लौटा तो शहरी मध्यम वर्ग व देश के गरीबों की हालत किसानों से पहले दयनीय अवस्था में होगी। अगर किसान इन कानूनों को वापस करवाने व एमएसपी की लिखित गारंटी लेने में कामयाब हुआ तो मित्रों के व्यापार को गहरा झटका लगेगा। व सरकार के मित्र व सरकार जी दोनों को ही झोला उठाकर विजय माल्या के पास भागना पड़ेगा या किसानों के खेत में डलने वाली स्प्रे पीकर आत्महत्या करना पड़ेगा। महावीर प्रसाद खिलेरी, जो कि एक्स आरएसएस मेंबर, एक्स बीजेपी आईटी सेल मेंबर थे, ये उनका लेख है जो अभी मैंने आपको पढ़ करके सुनाया है। अब इस पर आप गंभीर चिंतन कीजिए और खुद आप ये निर्णय लीजिए, आप सोचिए कि देश के जो मध्यम वर्ग, जो गरीब व्यक्ति है, जो रेहड़ी ठेले, छोटे व्यापारी, ये लोग हैं, और जो ऐसा गरीब जो 10 रुपया प्रति किलो राशन अभी जो उठा रहा है, और इस देश के जो अन्नदाता हैं, सारे के सारे लोग इस कानून के चपेट में है और सरकार फिर भी आंख मूंदे केवल अपने व्यापारी मित्रों के सहयोग के लिए लगी हुई है। फैसला आपको करना है। आप किसान के साथ में हैं, इस देश के अन्नदाता के साथ में हैं, इस देश के मजदूर के साथ में हैं कि ऐसे तानाशाह सरकार को आप
और मौका देंगे और उनके हाथ मजबूत करेंगे, उनके पक्ष में आप रहेंगे, ये तय आपको करना है। धन्यवाद।